जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2025 के तहत देखने वाले हैं संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, इनके बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में इससे लगभग प्रश्न आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप 50 प्रश्न MCQs देखेंगे पूरी व्याख्या के साथ। अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे समस्त क्लास की इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की मानी जाती है, अर्थात एकात्मक है या संघात्मक है या अर्धसंघात्मक है या महासंघात्मक है। तो देखिए, जो संघात्मक होता है, अगर पूर्णतया संघात्मक है तो उसमें संघ ही सर्वोच्च होता है। लेकिन जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में केंद्र को सर्वोच्च माना गया है। तो ना तो पूरी तरीके से संघात्मक है और ना ही पूरी तरीके से एकात्मक है। तो है क्या मित्रों? ये है अर्धसंघात्मक। ये क्या है? अर्धसंघात्मक है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि भारत में संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है, अमेरिका से या कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से या फिर रूस से। तो मित्रों, जो भारतीय संघ व्यवस्था है, ये भारत में संघ की अवधारणा कनाडा से लिया गया है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि भारत का संघ कितने राज्यों से मिलकर बना है। 2024 तक की बात हो रही है। तो 2024 तक में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, या 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, या 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 30 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कुल कितने हैं मित्रों? तो अगर 2024 तक देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि भारतीय संघ की विशेषता है। क्या विशेषता है? कठोर संघ है या लचीला संघ है या समझौता आधारित संघ है या संविधान आधारित संघ है। बात किया जा रहा है कि कौन सी इसकी विशेषता है। तो मित्रों, कैसा संघ है भारतीय संघ? ये संविधान आधारित संघ है, अर्थात संविधान में हर एक चीज़, हर एक गुण इसमें वर्णित किए गए हैं। इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भारत में संघ शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है या अनुच्छेद 5 में है या अनुच्छेद 12 में है या अनुच्छेद 14 में है। तो मित्रों, याद कीजिए, भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वही कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप से परिभाषित करता है। क्या कहा गया कि भारत एक गणराज्य है अनुच्छेद 1 में, या भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, या भारत राज्यों का संघ है, या भारत एकात्मक राष्ट्र है। तो मित्रों, पहला अनुच्छेद जो है ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसलिए यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में वर्णित है? तीसरी अनुसूची में या 7वीं अनुसूची में या 5वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में? कौन सी अनुसूची में है मित्रों? तो जो 7वीं अनुसूची है, इसमें केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है, जिसके तहत 3 प्रकार की सूचियां बताई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियां होती हैं? तो कितनी सूचियां होती हैं? 2 है या 4 है या 3 है या 5 हैं? तो मित्रों, अभी मैंने आपको बताया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि कुल मिलाकर के कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित विषयों को किस सूची में रखा गया है? कौन सी सूची में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित विषयों को रखा जाता है? राज्य सूची में
या समवर्ती सूची में, या संघ सूची में, या फिर स्थानीय सूची। तो मित्रों स्थानीय सूची कोई है ही नहीं, और राज्य सूची में राज्य द्वारा नियंत्रित विषयों को रखा गया है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जो राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। लेकिन संघ सूची में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित विषयों को रखा गया है, इसलिए यहाँ सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों द्वारा बनाए जा सकने वाले विषय किस सूची में हैं। केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा ऐसे विषय जो बनाए जा सकते हैं वो किस विषय में हैं, किस सूची में हैं? राज्य सूची में, या संघ सूची में, या समवर्ती सूची में, या अवशिष्ट सूची में। तो मित्रों जो केंद्र और राज्य दोनों जिस पर बना सकते हैं वो समवर्ती सूची में रखे जाते हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि यदि केंद्र और राज्य का कानून समवर्ती सूची में विरोधाभासी हो तो कौन सा लागू होगा? कौन सा लागू होगा? राज्य का लागू होगा, या केंद्र का लागू होगा, या फिर दोनों का लागू हो जाएगा, या कोई नहीं लागू होगा? तो अगर मान लीजिए समवर्ती सूची का कोई विषय है और उसमें विरोधाभास है, दोनों ने नियम बनाया लेकिन थोड़ा सा विरोधाभासी हैं, तो वहाँ पर मित्रों केंद्र वाला नियम लागू किया जाएगा। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? कौन से भाग में है केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों का? भाग 13 में, या भाग 14 में, या भाग 12 में, या भाग 10 में? तो मित्रों भाग 12 में केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है, इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, और 13 से पहले मित्रों आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अच्छी बात होती है। थोड़ा सा आप लोगों का लाइक और शेयर ही हमें एनर्जी प्रदान करता रहता है। राष्ट्रपति को कौन अनुच्छेद केंद्र राज्य संबंधों में निर्देश देने का अधिकार देता है? अर्थात कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्देश देता है? अनुच्छेद 256, या फिर अनुच्छेद 260, या अनुच्छेद 262, या अनुच्छेद 368? तो मित्रों जो अनुच्छेद 256 है यही राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि केंद्र राज्य संबंधों में वो निर्देश दे सकता है। तो ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यों पर आपातकाल लगा सकते हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत, या 356 के तहत, या 360 के तहत, या फिर 365 के तहत? यहाँ पर कहा गया है कि राज्यों पर आपातकाल। तो राज्यों पर आपातकाल अनुच्छेद 356 अर्थात जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 263, या अनुच्छेद 280, या अनुच्छेद 262, या अनुच्छेद 265? तो मित्रों अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है इसकी स्थापना अनुच्छेद 262 के तहत होती है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या एक मिनट अंतर्राष्ट्रीय परिषद नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के बारे में जब बात आती है तो अनुच्छेद 262 होता है, लेकिन परिषद की स्थापना अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये ए वाले विकल्प के तहत होगा मित्रों, 263 अनुच्छेद होता है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 264, या 280, या 275, या 268? तो मित्रों वित्त आयोग जो है इसकी स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत होता है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? कौन से अनुच्छेद के द्वारा जल विवादों का समाधान होगा? तो अभी मैंने बताया है, आप लोग याद कीजिए, अनुच्छेद 262 होगा, या अनुच्छेद 263, या अनुच्छेद 261, या अनुच्छेद 264। तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होती है,
और अनुच्छेद 262 में जल विवादों का समाधान होता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 18, कि संविधान के अनुसार केंद्र राज्य संबंधों में कौन प्रधान है? राज्य प्रधान है या केंद्र प्रधान है या दोनों बराबर हैं या सर्वोच्च न्यायालय है? तो मित्रों, जब केंद्र और राज्य के संबंधों की बात होती है तो इसमें केंद्र प्रधान होता है। कौन प्रधान होगा? तो इसमें केंद्र प्रधान होगा। इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि केंद्र सरकार राज्य की विधायिका को किस परिस्थिति में भंग कर सकती है? कौन सी परिस्थिति में इसे भंग किया जा सकता है? जब राज्यपाल सिफारिश करे, या जब राष्ट्रपति चाहे, या अनुच्छेद 356 के तहत, या फिर केंद्र की इच्छा से। तो मित्रों, अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार को यानी राष्ट्रपति को पावर है कि वो राज्य सरकार की विधायिका को भंग कर देता है, और भंग करने के बाद क्या करता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? कौन सा भाग है? भाग 9 है, या भाग 10 है, या भाग 11 है, या फिर भाग 12 है? कौन सा भाग केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित है? तो ये भाग 11 है मित्रों। कौन सा भाग है? भाग 11, सी वाला। और जब वित्तीय संबंध की बात आएगी तो भाग 12 हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ। ये पहली बात ध्यान रखना, ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि सरकारिया आयोग किस लिए गठित किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए। कब हुआ स्थापना? 1980 में, या 1983 में, या 1985 में, या 1987 में? कब हुआ था मित्रों? तो इसका गठन हुआ था 1983 में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या राज्य सरकार, या फिर न्यायपालिका? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति यानी बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर नहीं चलता। राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर नहीं चलता है, क्योंकि वह सर्वोच्च होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। राज्यपाल स्वतंत्र है। राज्यपाल न्यायिक अधिकारी है। तो मित्रों, राष्ट्रपति की बात हो रही तो राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, ना कि केंद्र सरकार का राज्य में प्रतिनिधि बना करके भेजा जाता है। इसलिए राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल चलेगा, राज्यपाल के निर्देश पर राष्ट्रपति नहीं चलेगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों की व्यवस्था भारत के संविधान में किस देश से ली गई है? कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका से, या इंग्लैंड से, या कनाडा से, या फिर जापान से? कहाँ से लिया गया है मित्रों? तो केंद्र राज्य संबंधों की जो संकल्पना है ये कनाडा से लिया गया है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 और 25 से पहले अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। केंद्र द्वारा राज्य के विषयों पर कानून कब बनाया जा सकता है? तो केंद्र के द्वारा राज्य के विषयों पर कब कानून बनाया जा सकता है? राज्य की सहमति से, या राष्ट्रपति की सिफारिश पर, या राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर, या फिर राज्यपाल की अनुमति से? तो मित्रों, जब राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा तो वहाँ पर राज्य के विषयों में केंद्र कानून बना सकता है। इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद कानून बना सकती है। कब? राष्ट्रपति जब अनुमति दे, या फिर लोकसभा में 2/3 बहुमत हो, या राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे, या प्रधानमंत्री आदेश दे दे। तो मित्रों, राज्य सूची में संसद तभी कानून बना सकती है जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से उसे पारित कर दे। तो सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि एकात्मक झुकाव वाली संघीय प्रणाली का क्या तात्पर्य है। एकात्मक झुकाव वाली संघीय प्रणाली का क्या तात्पर्य है। सभी शक्तियां राज्य सरकारों के पास हों, या राज्य पूरी तरह स्वतंत्र है, या फिर केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है, या समान शक्ति का वितरण हो। तो मित्रों, जब केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त होता है तो ऐसे संघात्मक प्रणाली को एकात्मक झुकाव वाली संघीय प्रणाली कहते हैं। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि केंद्र राज्य विवादों का निपटारा कौन करता है। अगर मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद आ गया है तो उसका निपटारा कौन करेगा। संसद करेगा, या फिर राज्यपाल करेगा, या उच्च न्यायालय करेगा, या सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो मित्रों, जब केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होगा तो उसका निपटारा संसद करेगा। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 2007 में गठित आयोग कौन था। मतलब केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों की समीक्षा करने के लिए कौन सा आयोग था। पंचायती आयोग, या प्रशासनिक सुधार आयोग, या पुंची आयोग, या योजना आयोग। तो मित्रों, पुंची आयोग की गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सन 2007 में। इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि पुंची आयोग की स्थापना किसने किया था। जो पुंची आयोग का गठन हुआ किसने किया था। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री ने, या राष्ट्रपति ने, या गृह मंत्रालय ने, या फिर संसद ने। तो मित्रों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसने किया था। वो गृह मंत्रालय ने किया था। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि संघीय शासन में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होता है। प्रशासनिक आधार पर, या राजनैतिक आधार पर, या फिर भौगोलिक आधार पर, या विधायी, कार्यकारी और वित्तीय आधार पर। तो मित्रों, किस पर होता है। तो ये विधायी, कार्यकारी और वित्तीय आधार पर शक्तियों का विभाजन होता है। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों के 3 प्रकार संविधान में किस भाग में उल्लिखित हैं। मतलब कौन से भाग में, अर्थात तीनों सूचियों की बात कर रहा है। कहाँ पर हैं। भाग 13 में, या भाग 9 में, या फिर भाग 11 में, या भाग 5 में। तो मित्रों, भाग की जब बात करेंगे तो ये भाग 11 में है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि भारत के संविधान में संघ की कितनी सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं। 2 हैं, या 3 हैं, या 4 हैं, या 5 हैं। संघ की कितनी सूचियां हैं ये पूछ रहा है प्रश्न संख्या 33। तो प्रश्न संख्या 33 में मित्रों 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां कौन कौन सी। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारिया स्नैप की अध्यक्षता किसने की थी। अर्थात सरकारिया आयोग की अध्यक्षता किसने किया था। एम पुंची, या वीपी सिंह, या आर.एस. सरकारिया, या फिर एन.के. सिंह। तो मित्रों, ये आर.एस. सरकारिया थे। इन्हीं के नाम पर इसका आयोग का नाम पड़ा था सरकारिया आयोग। इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। राज्य सरकार, या मुख्यमंत्री, या प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति। तो मित्रों, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन नियंत्रित करने का अधिकार है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका शासन कौन करता है। राष्ट्रपति करता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत अधिकार है। अनुच्छेद 240, या अनुच्छेद 239, या अनुच्छेद 241, या अनुच्छेद 238। कौन सा अनुच्छेद है मित्रों। तो ये अनुच्छेद 239 है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। प्रश्न संख्या 37 से पहले मित्रों क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप लोग शेयर भी कर दीजिए। और देखते हैं क्या है। भारत के संविधान में अंतर राज्य जल विवादों को सुलझाने हेतु कौन सक्षम है। जो अंतर राज्य जल विवाद अगर हो जाए तो उसे कौन सुलझाएगा। उच्च न्यायालय, या जल आयोग, या संसद, या सर्वोच्च न्यायालय।
कौन करेगा मित्रों? तो ये करेगा संसद, संसद करेगा, इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38 कह रहा है भारत में संघीय ढांचे का आधार क्या है? राजनीतिक दलों का संघ है, या संविधान है, या राज्यों का स्वतंत्रता आंदोलन है, या फिर केंद्र सरकार की इच्छा है। अर्थात किस आधार पर संघीय ढांचा बनाया गया है? तो ये संविधान के आधार पर बनाया गया है मित्रों। संविधान में सबका वर्णन किया गया है, बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत एक संघ होगा? कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद ए मतलब 1, या अनुच्छेद 2, या अनुच्छेद 3, या अनुच्छेद 4? तो मित्रों अनुच्छेद 1 में सीधे सीधे लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि केंद्र सरकार किस सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? कौन से सूची पर मित्रों? केवल राज्य सूची पर, या केवल समवर्ती सूची, या केवल संघ सूची, या संघ व समवर्ती दोनों सूचियों पर? तो मित्रों केंद्र सरकार की बात हो रही है तो ये संघ व समवर्ती दोनों सूचियों पर बनाएगी, इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की अनुशंसा कौन करता है? योजना आयोग, या फिर संसद, या वित्त मंत्रालय, या वित्त आयोग? तो मित्रों वित्तीय संबंधों की अनुशंसा की बात हो रही है और ये करता है वित्त आयोग, डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद भारत को एक शक्तिशाली संघीय राष्ट्र बनाते हैं? कौन से अनुच्छेद भारत को एक संघीय शक्तिशाली राष्ट्र बनाते हैं? अनुच्छेद 1 से 11, या अनुच्छेद 245 से 263, या अनुच्छेद 14 से 18, या अनुच्छेद 32 से 38? कौन है मित्रों? तो इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक भारत को एक शक्तिशाली संघीय राष्ट्र बनाते हैं, अर्थात बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2025 तक कितनी है? 2025 तक की बात हो रही है, 6 है, या 7 है, या 8 है, या 9 है? तो मित्रों 2025 तक केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कितने हैं? 8 हैं, इसलिए आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा रखता है? विधानसभा कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान निकोबार में, या लक्षद्वीप में, या फिर पुडुचेरी में, या फिर दमन और दीव में? कहाँ पर है मित्रों? जो आपको विकल्प दिया गया इसके अनुसार पुडुचेरी जो आपका है सी वाला विकल्प, इसमें क्या है? इसमें विधानसभा है। फिर बात करेंगे प्रश्न संख्या 45, भारत का संविधान किस प्रकार की संघीयता प्रदान करता है? भारत का संविधान किस प्रकार की संघीयता प्रदान करता है? कठोर, या फिर लचीली, या फिर दोहरी, या फिर अनम्य? तो मित्रों जो भारत का संविधान है ये एक प्रकार की लचीली संघीयता प्रदान करता है, बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य पर आपातकाल लागू कर सकता है? अनुच्छेद 356, या अनुच्छेद 352, या अनुच्छेद 360, या फिर अनुच्छेद 365? तो मित्रों देखिए 365 तो आपात से संबंधित है ही नहीं। 360 क्या करता है? ये वित्तीय आपात की बात करता है, वित्तीय आपात की। 352 क्या है? तो राष्ट्रीय आपात की बात करता है, राष्ट्रीय आपात। और जो 356 है ये राज्य पर आपात की बात करता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि भारत के संघीय ढांचे में वित्त आयोग की भूमिका क्या होती है? कौन सी भूमिका होती है वित्त आयोग की? धन विधेयक पास करना, या अंतर्राज्यीय विवाद सुलझाना, या संसदीय क्षेत्रों का पुनर्गठन करना, या केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करना? तो मित्रों वित्त आयोग की बात है। वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संसाधनों का वितरण करता है। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2020 में लद्दाख से अलग होकर बना?
कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना? जम्मू और कश्मीर, या फिर चंडीगढ़, या दादरा और नागर हवेली, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो मित्रों लद्दाख से अलग होने वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि संविधान संघीय है परंतु एकात्मक झुकाव के साथ। ये कथन किसका है? मतलब संविधान संघीय है लेकिन एकात्मक झुकाव के साथ है। ये किसने कहा है? केसी वेयर ने, या डॉक्टर अंबेडकर ने, या जस्टिस अन्ना चांडी ने, या फिर ग्रेनविल ऑस्टिन ने? तो मित्रों ये कहा है केसी वेयर ने। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु कौन सा आयोग 1983 में गठित किया गया? वेणुगोपाल आयोग, या सरकारिया आयोग, या पंचायती राज आयोग, या सच्चर समिति? तो मित्रों 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षा के लिए, इसलिए आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने 50 MCQs देख लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको सभी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, लाइक के साथ साथ इसे शेयर भी करें। और बाद में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कुल कितने प्रश्न सही गए और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, या कोई अगर सुझाव है तो उसे भी बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।